हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे आपने थंबनेल और टाइटल देख ही लिया होगा कि आज हम इकोनॉमिक में क्या डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप सभी को मालूम है कि हमने डिमांड एनालिसिस यानी कि चैप्टर नंबर 3A स्टार्ट कर लिया हुआ है और इसके कुछ कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर भी कर लिया हुआ है। तो इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है ये आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली मैं आपको बता दूं कि लॉ ऑफ डिमांड ये इंट्रोड्यूस किया गया था बाय सबसे फेमस इकोनॉमिक्स प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, इनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो पब्लिश हुई थी 1890 में। वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया विद द हेल्प ऑफ रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, आते स्टेटमेंट ऑफ लॉ में अल्फ्रेड मार्शल का कहना क्या है, अदर थिंग बीइंग इक्वल हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांड एंड द लोअर प्राइस ऑफ द कमोडिटी, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। अदर थिंग बीइंग इक्वल यानी कि कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगा, अदर फैक्टर पे जो है सिर्फ चेंज क्या होगा आपका डिमांड। अगर प्राइस हाई रहेगा तो स्मॉलर क्वांटिटी हो जाएगा, अगर प्राइस कम होगा तो लार्ज क्वांटिटी में हम उसको परचेस करते हैं। देखिए एक सिंपल सा वर्ड, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट सबको मालूम है। यहाँ पे सिंपल यानी कि अदर वर्ड में भी आपको यही समझाया है कि जो कमोडिटी जो हम परचेस करना चाहते हैं अगर उसकी प्राइस ज़्यादा है तो हम उसको परचेस करेंगे लेकिन कम क्वांटिटी में परचेस करेंगे। अगर उसी कमोडिटी का प्राइस कम है तो हम उसको ज़्यादा क्वांटिटी में परचेस करना प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे सिंबलिक फॉर्म में देखते हैं जो डिमांड एंड प्राइस का रिलेशन है, dx इक्वल टू एफ ऑफ पी एक्स। देखिए डी यहाँ पे क्या आपको शो कर रहा है, डिमांड फॉर कमोडिटी। क्लियर, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ये इक्वेशन याद रखना है क्योंकि जब हम इकोनॉमिक के आंसर्स लिखेंगे तो हमें एज यूजुअल एज वैसे लिखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप इसका मगअप करो, रट्टा मारो, नहीं। आप इसको समझ के लो और लिखने की कोशिश करो कि आप जो सोचते हो क्या वही टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है या जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। आप जो मेरे वीडियो देख रहे हैं या आप किसी और की भी वीडियो देख रहे हैं इकोनॉमिक के, आप उसको देखो, समझो, सीखो, लेकिन आप उस टेक्स्ट बुक को एक बार फिर से रीड करो। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो आपने सुना है, समझा है, उससे आपका जो पावर है, देखिए यानी कि जो स्टडी पावर है, उससे रीड करने से आपको हर एक कंटेंट समझ में आएगा। तो चलिए आगे आते हैं इसके। तो dx और px दिया हुआ यहाँ पे, dx मतलब डिमांड हो गया, x यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है आपको कमोडिटी, f एक तरह का फंक्शन है और प्राइस ऑफ द कमोडिटी दैट इज मीन px। अजम्पशन, लॉ ऑफ डिमांड अलग अलग पॉइंट यानी कि सम सर्टन ऐसे फैक्टर्स है, अजम्पशन है जिस पे डिपेंडेड है। फर्स्ट दिया यहाँ पे कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। ऑब्वियसली हमने बहुत बार सुना होगा कि कंज्यूमर का जो इनकम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, सिर्फ महंगाई ज़्यादा होती है लेकिन सैलरी कभी भी इंक्रीज नहीं होता है। जब तक इनकम रेज नहीं होगा तब तक पीपल अपने डिमांड की जो क्वान्टिटी है उसको ज़्यादा क्वान्टिटी में परचेस नहीं कर पाएंगे। यानी कि सबसे बड़ा लॉ ऑफ डिमांड में सबसे बड़ा अजम्पशन दिया गया है कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। नो चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। ऑब्वियसली आप देख रहे हो डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इस टाइम जो कोरोना वायरस के बेस पे अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा गिर गया है, बहुत ज़्यादा कट गया है क्योंकि ड्यू टू कोरोना वायरस। लेकिन एक सर्टन फेस पे हम बोले कि साइज ऑफ द पॉपुलेशन चेंज नहीं हो रहा है लेकिन डिमांड ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। पॉपुलेशन ज़्यादा होने से क्या होता है कि सबसे ज़्यादा इफेक्टेड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट पे आता है, यानी कि उस समय उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की, तब जाके हर एक पीपल का, हर एक पर्सन का, इंडिविजुअल पर्सन का डिमांड सेटिस्फाई होगा। तो इसीलिए नो चेंज इन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकता है लेकिन डिक्रीज बहुत कम होता है। आइए थर्ड कॉन्सेप्ट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट। सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात किया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब्स्टिट्यूट गुड्स होता क्या है, यानी कि जो सेकेंड वीडियो था डिमांड एनालिसिस का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप फटाफट देख सकते हो उसको जाके। लेकिन ये वीडियो को पूरा कंटिन्यू कर लीजिए ताकि आपको ये चैप्टर यानी कि ये जो लॉ ऑफ डिमांड का अजम्पशन है ये आपको समझ में है।
तो यहाँ पे एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट विल इफेक्टेड द डिमांड फॉर द कमोडिटी, यानी कि टी एंड कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट है। सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर नंबर ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक आते हैं जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। अगर किसी एक का भी प्राइस चेंज होता है तो उसका डिमांड सीधा चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम जब सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं यानी कि अल्टरनेटिव प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो हमारे पास दो प्रोडक्ट हो जाएंगे, एक प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा होगा तो हम दूसरे प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अजम्पशन में तीसरा पॉइंट था जो आपको समझना था। तो आइए फोर्थ पॉइंट पे आते हैं हम, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि जो जॉइंट गुड्स होते हैं उसको भी हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि जो प्राइस होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट गुड्स का, ये अनचेंज है, बिकॉज चेंज इन द प्राइस ऑफ वन गुड विल इफेक्ट द डिमांड ऑफ अदर। जैसे कि अगर हम बात करें कि फ्यूल, ठीक है, फ्यूल मतलब जो पेट्रोल डीजल से, देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी है उसके बेस पे अगर फ्यूल या पेट्रोल या डीजल का प्राइस चेंज हो जाता है तो यहाँ पे डिमांड किसका चेंज हो जाएगा, 4 व्हीलर 2 व्हीलर का। नो एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर चेंज इन द प्राइस, ठीक है, एक अजम्पशन के बेस पे अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर प्राइस यानी कि आने वाले टाइम में या नियरेस्ट फ्यूचर में प्राइस चेंज हो सकता है या चेंज नहीं हो सकता। देखिए मोस्ट ऑफ यहाँ पे क्वेश्चन बोला नो एक्सपेक्टेशन कि चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अगर जो कंज्यूमर है वो क्या चाहते हैं कि फ्यूचर में प्राइस कम हो जाए लेकिन फ्यूचर में प्राइस ज़्यादा होता है। जैसे कि हम सोने की बात करें तो आज के टाइम पे 51,000 क्रॉस है सोने का भाव, तो यानी कि फ्यूचर प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। कहाँ 37,000 चलता था और कहाँ अभी 51,000 क्रॉस कर दिया हुआ है। तो ये फ्यूचर प्राइस है आपका। नो चेंज इन द टेस्ट हैबिट एंड प्रेफरेंस फैशन, ठीक है, कंज्यूमर का जो टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस एंड फैशन है सकता है ये सब अनचेंज, शुड बी रिमेन अनचेंज। इसका रीज़न दिया है कि एनी चेंज, अगर कुछ भी चेंज होता है तो फैक्टर विल बी लीड टू चेंज इन डिमांड, ठीक है। तो ये फैशन टेस्ट हैबिट के बेस पे डिपेंडेड है, इसमें कोई भी एक फैक्टर चेंज होगा तो उस पर्टिकुलर गुड्स के लिए डिमांड चेंज हो जाएगा। नो चेंज इन द टैक्सेशन पॉलिसी, ऑब्वियसली जो टैक्सेशन पॉलिसी है ये कौन इम्प्लीमेंट करता है, कौन इसको फॉर्मुलेट करता है, गवर्नमेंट, ठीक है। ये सीधा इम्पैक्ट करता है डिमांड पे, क्योंकि जो वेरियस टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उस पर टैक्स अप्लाई करने का काम गवर्नमेंट होता है। अगर टैक्स ज़्यादा हो गया तो डिमांड चेंज हो जाएगा, और टैक्सेशन पॉलिसी में अगर टैक्स कम होता है तो भी डिमांड चेंज हो जाएगा। तो ये आपका अजम्पशन है जहाँ पे देयर इज़ नो चेंज इन द पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट। तो ये एक तरह का अजम्पशन होता है कि जो गवर्नमेंट चालू है, जो गवर्नमेंट मतलब करंट पीरियड में वो आगे भी रहेगी, तो इसके बेस पे आपका टैक्सेशन पॉलिसी चेंज नहीं होगा। जैसे कि सडनली 1 जुलाई 2016 में GST आ गया था तो उसके बेस पे बहुत सारे डिमांड चेंज हो गए। डिमांड शेड्यूल देख लेते हैं हम टेबुलर फॉर्म में। यहाँ पे प्राइस ऑफ कमोडिटी गिवन है x रुपीज़ दिया हुआ है यहाँ पे, और क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी x इन kg दिया हुआ है। 50 रुपया अगर रहेगा तो फिर एक कमोडिटी का प्राइस 50 रुपये, तो ऑब्वियसली क्वांटिटी ज़्यादा सेल नहीं होगी मार्केट में, क्योंकि हमने देखा है मार्केट शेड्यूल और इंडिविजुअल शेड्यूल में कि जो प्राइस ज़्यादा होता है, जिसके पास पैसे है, जिनका इनकम है, वो क्वांटिटी परचेज करेगा। यानी कि 5 लोग हैं तो एक के पास है 50 रुपीज़ पे करने की एबिलिटी, तो वो गुड्स को परचेज कर सकते हैं। तो यानी कि एक ही परचेज होगा। जैसे जैसे प्राइस कम होगा वैसे वैसे उसकी क्वांटिटी सेल होना चालू होगी, यानी कि डिमांड ज़्यादा हो जाएगा। तो ये टेबल फॉर्म में आपको वही समझाया हुआ है, जहाँ पे किसी भी कमोडिटी का प्राइस जब गिरता है यानी कि फॉल होता है तो दैट टाइम क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा हो जाता है, और प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइज होता है तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाता है। तो इस टेबुलर फॉर्म में आपको यही बताया था कि रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे कमोडिटी की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे क्या हो रहा है कि क्वांटिटी ज़्यादा हो रहा है और प्राइस कम हो रहा है, और जहाँ पे प्राइस ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे क्वांटिटी कम हो रहा है, ठीक। तो आई भी आपको कॉन्सेप्ट समझा होगा टेबुलर फॉर्म का। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे डाउट है या ऐसा कोई पॉइंट जो मुझे नहीं समझा है या नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं एज पॉसिबल एज उसका रिप्लाई मैं 100% दूंगा। आपको दूसरे वे से भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि
कैसे ये कॉन्सेप्ट और ये कैसे ये पार्ट यहाँ पे आया हुआ है, इसका मीनिंग क्या है। अगर हम बात करें डिमांड शेड्यूल को कर्व में, यानी कि डिमांड कर्व में, तो आप देख सकते हो सेम प्राइस का कॉन्सेप्ट दिया और क्वांटिटी डिमांड का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। यहाँ पे आपको प्राइस दिया हुआ है 50, 40, 30, 20 एंड 10 एंड देन सेकेंड कॉन्सेप्ट दिया गया आपको 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये आपको क्वांटिटी डिमांड दिया हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हो डिमांड फॉल हो रहा है लेफ़्ट टू राइट और प्राइस आपका इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे जैसे आपका प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे आपका डिमांड क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये डिमांड कर्व में दिया हुआ है। ओके, आपको आई थिंक डिमांड कर्व समझ में आया होगा कि हमने जो टेबुलर फॉर्म देखा था अभी डिमांड शेड्यूल्स, उसके बेस पे हमने डिमांड कर्व बनाया हुआ है और इसके डिमांड कर्व के अंदर हमने प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड को समझा। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे क्या होता है, डिमांड डिक्रीज़ होता है, क्योंकि जो क्वांटिटी और डिमांड है ये प्राइस पे डिफ़र करता है। और जो प्राइस है, ठीक है, अगर जैसे मार्केट में प्राइस हाई होता है तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी उस गुड्स को परचेस नहीं करेगा। जैसे जैसे प्राइस वो फॉल होता है, डिक्रीज़ होता है, तो उस डिमांड ज़्यादा हो जाता है उस प्रोडक्ट के लिए, उस क्वांटिटी के लिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है आपका डिमांड कर्व का। अगर आपको ऐसा कोई भी पॉइंट आपको लगता है कि नहीं समझ रहा है या ऐसा कुछ पॉइंट में आपको डाउट है तो आप मेरे से डेफिनेटली पूछो और कमेंट करके पूछो। ठीक है, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। आते हैं अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपेक्टेशन लॉ ऑफ डिमांड क्या एक्सप्लेन करना चाहता है यहाँ पे। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जिसके बेस पे हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशन लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, बट यहाँ पे एक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूँ जो आपके इस टेक्सुअल में दिया हुआ है कि हमारा माइंड सेट है कि जैसे जैसे प्राइस क्या होता है, ज़्यादा होता है, राइज होता है, ठीक है, इंक्रीज़ होता है, तो हम भी यही सोचते हैं कि जो प्रोडक्ट है, जो कमोडिटी अवेलेबल है मार्केट में, उसका क्वालिटी एक्स कंपेयर टू जो प्राइस कम है, ठीक है, ऐसी कमोडिटी का, तो उसमें डिमांड ज़्यादा नहीं होता है। यानी कि जिसका प्राइस ज़्यादा है उसका डिमांड होता है क्योंकि उसकी क्वालिटी है। ऐसा अपना माइंड सेटअप है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे पॉइंट प्राइस क्या होता है कि कम होता है, तो हमें ये समझ में आता है कि उसकी क्वालिटी कम है, जिसके बेस पे हम उसको परचेज नहीं करते। तो बेसिकली ये दिया हुआ है इसके अंदर। और यहाँ पे बताया, जैसे आप एक्सपेक्टेशन डिमांड कर्व देख रहे हो तो उसका स्लोप दिया हुआ है आपको, कर्व स्लोप दिया हुआ है अपवर्ड की तरफ। ठीक है, आप यहाँ पे एरो भी देख सकते हो जो आपको लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड का स्लोप दिया हुआ है। इस अपवर्ड स्लोप में क्या बताया है कि आपका डिमांड पॉजिटिव है। कब डिमांड पॉजिटिव है? जब आपका कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा है, तब आपका डिमांड पॉजिटिव में है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक्सपेक्टेशंस या एक्सेप्शनल डिमांड कर्व है। ठीक है, जो आपको ग्राफ के बेस पे समझाया, यानी कि कर्व के बेस पे समझाया हुआ है। तो आई होप ये आपको लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड का जो अजम्पशन है, एक्सेप्शनल है, ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए।